चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के कल जीके पढ़ रहे थे, स्टैटिक्स जीके हम बताएं आपको। स्टैटिक्स जीके का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, हमने बताया कि स्टैटिक्स जीके जो होता है हर एग्जाम में जो होता आता है आपको, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो या चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ और आरओ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, जितने यूपी की परीक्षाओं में परीक्षाएं होती हैं उसमें स्टैटिक्स जीके बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्ट हमने 1 पढ़ा दिया है। अब पार्ट 2 हम चलते हैं, स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ते हैं। तो आज जनगणना हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, अब कुछ जनगणना के बाकी रह गए थे। उन जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलेवार आंकड़े अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने बता दिया था 10 की वृद्धि दर के बारे में हमने बताया था जनगणना, और हमने तुलना भी किया था आपका भारत और उत्तर प्रदेश की तुलना। 10 की वृद्धि दर हमने बताया था भारत में 17.7 है और उत्तर प्रदेश में कितना है, 20.3। शहरीकरण हमने बताया था पूरे भारत में 31.15 है और उत्तर प्रदेश में 22.28। जनसंख्या घनत्व हमने बताया था 382 भारत का है और 829 जो होता है उत्तर प्रदेश का है। लिंगानुपात हमने बताया 943 भारत का है जबकि 912 उत्तर प्रदेश का है। बाल लिंगानुपात हमने आपको कल बताया था कि 918 है और 902 जो होता है उत्तर प्रदेश का है। साक्षरता दर हमने बताया कि अगर पूरे भारत का पूछता है तो 74.04% है, जबकि उत्तर प्रदेश का पूछता है तो 67.72% साक्षरता है। पुरुष साक्षरता दर अगर भारत का पूछता है तो 82 दशमलव जो होता है पूरे भारत का 82.14% है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूछेगा तो 77.28% साक्षरता। महिला साक्षरता दर की बात करेगा तो 65.46% जो होता है भारत का है, और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के पूछेगा तो 57.18। हमने कल इसका पूरा विवरण बताया था आपको। पूरे विवरण में हमने कब से कब गणना की गई थी, जाति गणना कब की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी आरओ में पूछा गया कि किस राज्य ने जो होता है जाति गणना किया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इस बार पूछता है कि जाति गणना अंग्रेजों के काल में कब की गई थी तो 1931 आप मारेंगे, अंग्रेजों द्वारा अंतिम जाति जनगणना थी 1931 में हुई थी। ठीक है, फिर बिहार किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख लेंगे पार्ट 1 में। अब यहाँ से हम अध्ययन करते हैं जनगणना 2011 में जिलेवार क्रम अध्ययन करना है। तो चले हैं, पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार रैंकिंग की बात करेंगे। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो होता है आपका प्रयागराज है, अर्थात इलाहाबाद। प्रयागराज जो होता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगर हम सिर्फ 5 राज्यों की अगर आबादी करते हैं तो क्रम आपको मिल सकता है। पहला है प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद और चौथा आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ से ज़्यादा जनसंख्या अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से लखनऊ से ज़्यादा किसके है तो फिर आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ की जनसंख्या लगभग 46 लाख के लगभग है, इतना पहुंच गई है। ठीक है, तो पहले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, इसके बाद आजमगढ़, इसके बाद लखनऊ की जनसंख्या। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछेगा तो महोबा है, लेकिन अगर अगर कहीं आपको क्रम पूछ दिया कि महोबा के बाद कौन है तो न्यूनतम महोबा है, उससे थोड़ी सी जनसंख्या चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ठीक है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, अगर कहीं आपकी साक्षरता की बात करता है कि साक्षरता क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अगर साक्षरता में तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में साक्षर जिला आपको जो होता है गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर। और अगर हम 5 क्रम लिखा जाए, गौतम बुद्ध नगर के बाद 5 क्रम लिखा जाए तो जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर आता है, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। पहले कानपुर नगर था गौतम बुद्ध नगर से। अगर देखा जाए 2011 की जनगणना है, लेकिन उसके पहले 10 साल पहले जब जनगणना हुई तो कानपुर नगर था। अब गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है तो आपको बता दें श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता दर वाली जो होता है वो श्रावस्ती आपकी आती है। अगर हम श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती के बाद जो होता है 5 जिले कौन कौन है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलिरामपुर है, बदायूं है और रामपुर है, याद रखना। क्रम अगर पूछता है तो सबसे कम श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर जो होता है। ठीक है, बदायूं फिर रामपुर है। चलिए, अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करता है तो चलिए जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा है, 3971 किलोमीटर प्रति घंटा पे व्यक्ति बसते हैं। उसके बाद वाराणसी का नंबर आता है, फिर जनसंख्या घनत्व में लखनऊ का आता है 1816।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो होता है राज्य जिला कौन है, तो ललितपुर है। ललित में केवल 242 हैं। इसके बाद सोनभद्र 270 हैं, फिर हमीरपुर 275 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, ये जो होते हैं जनसंख्या घनत्व क्या कार्य करेंगे। फिर देखेंगे लिंगानुपात क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात पूछा जाए तो उच्च लिंगानुपात रैंकिंग जो होता है कौन है, जौनपुर। ठीक है, 1000 व्यक्तियों पे 1024 लड़कियां हैं जौनपुर में। फिर इसके बाद कौन है, आजमगढ़ है 1019। इसके बाद देवरिया है। लेकिन 2010 की 11 की जनगणना के बाद जो होता है, 2010 की जब जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 की जनगणना के पहले 10 साल पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी, तो उस समय आजमगढ़ प्रथम स्थान पर, जौनपुर दूसरे स्थान पर था। लेकिन 2011 की जनगणना में जौनपुर प्रथम स्थान पे आ गया और आजमगढ़ दूसरे पे चला गया। फिर देवरिया है 1017। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है, 1000 पे 851 महिला हैं। इसके बाद बागपत है, फिर हमीरपुर है। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, आरओ और पीसीएस दोनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो उच्चतम बलरामपुर है। ठीक है, उच्चतम बलरामपुर 950। फिर न्यूनतम जो होता है बागपत है 841 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात है 950। इसके बाद न्यूनतम की बात करेंगे तो 841 कहाँ पर है, बागपत में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति की संख्या के बारे में बात करते हैं, एससी और एसटी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जात वाला जो समूह है, जनसंख्या वाला जिला जो होता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अनुसूचित जात की जनसंख्या पाई जाती है तो सीतापुर में पाई जाती है, सीतापुर में। और अनुसूचित जनजात संख्या वाले जिला की रैंकिंग अगर बात करें तो सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज में, इसके बाद हरदोई। ठीक है, सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है, तो बागपत है, याद रखना बागपत। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो तो बागपत में कम अनुसूचित एससी कम पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अगर पूछा जाए, एसटी की बात किया जाए तो सोनभद्र, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों की रैंकिंग बात करें तो सोनभद्र, इसके बाद बलिया, इसके बाद देवरिया। सोनभद्र, बलिया और देवरिया, याद रखना, सोनभद्र, बलिया और देवरिया की बात करेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो बागपत है। हमने बताया कि एससी एसटी सबसे कम अगर पाई जाती है तो बागपत जिले में पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम बागपत जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग शहरी ग्रामीण की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन के शहरी ग्रामीण की कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नोट्स बनाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे इसमें। तो गाजियाबाद शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला जो होता है वो गाजियाबाद आपका है। ठीक है, इसके बाद गाजियाबाद के बाद आता है कौन है, लखनऊ आता है। इसके बाद कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ, याद रखिएगा। सबसे शहरी जनसंख्या वाला जो प्रतिशत में अगर देखा जाए सबसे अधिक तो गाजियाबाद में लगभग 67.6% है। इसके बाद लखनऊ आता है, इसके बाद कानपुर नगर आता है। ठीक है, कानपुर नगर, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर आएगा, इसके बाद मेरठ आता है। ठीक है, मेरठ। अगर श्रावस्ती जो होता है सबसे कम यहाँ पर शहरी आबादी, केवल 3.5% आबादी है जो होती है शहर जनसंख्या पाई जाती है, शहरी मतलब श्रावस्ती में सबसे कम शहरी जनसंख्या पाई जाती है, 3.5, मतलब 100 में लगभग 4 लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर देखा जाए सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो श्रावस्ती है, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। आगे देखेंगे 10 की वृद्धि दर की अगर हम बात कर लेते हैं, 10 की वृद्धि दर, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा उच्चतम 10 की वृद्धि दर है, लगभग 49.1% की दर से वृद्धि दर। इसके बाद गाजियाबाद का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर पूछता है किस जिले में हुई, तो गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद में। अगर 10 की वृद्धि दर की रैंकिंग देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर वृद्धि कहाँ हुई, श्रावस्ती में हुई।
कानपुर नगर में जो होता है, कानपुर अगर देखा जाए तो कानपुर में सबसे कम 10 की वृद्धि दर हुई, लगभग 9.9% कम, सबसे कम 9.9%। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर जो होता है, जनसंख्या देखा जाए धर्म के आधार पर जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और फिर बौद्ध हैं, सबसे कम बौद्ध हैं। ठीक है, देखिए ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में अनुयायी हैं, इसके बाद जैन है। देखिए धर्म कोई भी मान सकते, लेकिन धर्म में अगर परिवर्तन करते हैं तो आपको अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तभी आप धर्म के, मान लो धर्म में परिवर्तन माने जाते हैं, नहीं तो किसी भी धर्म की अगर पूजा करते हैं तो आप धर्म वही लिखेंगे जो आपका सर्टिफिकेट में है, बस इतना जानिए। ठीक है, इसलिए जैन धर्म है, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है। 2000 यूपी में जनजातियों की बात करें तो यूपी में आबादी अनुसूचित जात जनजाति जो एसटी की आबादी वाली है लगभग 0.6% पाई जाती है। ठीक है, 0.6% की आबादी पाई जाती है यहाँ पर। थारू जनसंख्या जो दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति होती है, थारू जो होती है सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति जो था मृत परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दिन के रूप में जो था दिवाली के शोक के उत्सव के रूप में मनाती है, दिवाली क्या शोक उत्सव के रूप में मनाती है। ये थारू जनजातियाँ होती, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन सी जनजाति या उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के जो होता है शोक उत्सव के रूप में मनाती हैं, तो ये जो होता है ये थारू जनजातियाँ हैं। ठीक है, थारू जनजाति अपने मृत परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दिन के रूप में जो होता है ये मनाती है कि इनका परिवार अंतिम संस्कार हुआ था, ये दीपावली के समय। यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला आपको बता दें सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर देवरिया है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी वाले जिले कौन कौन हैं, सोनभद्र, बलिया और देवरिया। और फिर सबसे कम जो होता है हमने आपको बता दिया बागपत है, सबसे कम बागपत है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र है, इतना ही याद रखिएगा। अगर हम थारू जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, एक एक जनजातियों के बारे में अध्ययन अगर हम करें तो थारू जनजातियाँ उत्तर प्रदेश की भारत के नेपाल सीमा पर कहाँ कहाँ बलिरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत पर तराई मैदानों में रहने वाले स्वदेशी लोगों का एक जाति समूह। ठीक है, स्वदेशी लोगों का एक जाति समूह है। यूपी में थारू की कुल जनसंख्या कितनी पाई जाती है, तो आपको बता दें 1,05,291 थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। आगे देखेंगे अगरिया। अगरिया जनजाति क्या है, ये जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिम के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। अगरिया कहाँ, ललितपुर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियाँ जो थी खनन अपने कौशल के लिए जानी जाती हैं, पारंपरिक रूप से लौह अयस्क और मैग्नीज के निष्कर्षण में शामिल होती हैं। ठीक है, मैग्नीज के निष्कर्षण में शामिल होती हैं। फिर बैगा जनजाति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है, याद रखना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ये आयुर्वेद दवाओं के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, वन आधारित आजीविका में कुशल होते हैं। बुक्सा जनजातियाँ, बुक्सा जनजाति जो था सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, ये सोनभद्र में पाई जाती हैं और कौशल के अर्थात लोहे के काम में कौशल के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, लोहे के औजारों का निर्माण करने वाली जातियाँ हैं बुक्सा। फिर घसिया जनजाति, ये मुख्य रूप से जो होता है सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होती है गोंड जनजाति, अर्थात गोंड जनजातियाँ भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक हैं। जो होता है गोंड जनजातियाँ भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली के जिलों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका शामिल होती हैं इनका। ठीक है, इसके बाद कोल जनजातियाँ। कोल जनजातियाँ मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है, सिद्धार्थनगर जिलों में पाई जाती हैं। वे टोकरी बुनाई में कौशल के लिए जानी जाती है, जो टोकरी बुनती हैं ये कौशल के रूप में जाती है। और पारंपरिक रूप से एक क्वेश्चन पूछा गया, पारंपरिक रूप से बांस और बेंत की टोकरियों के उत्पादन में शामिल होती हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति पूछा गया कि बांस और बेंत की टोकरियां बनाती कौन सी जनजाति, कोल जनजाति, ये पीसीएस में पूछा गया है। पीसीएस में जनजाति से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, खरवार जनजाति, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती हैं। यूपी की ये जनजातियां जो थी कृषि और वन आधारित आजीविका हैं। शहरिया जनजाति की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी के झांसी और ललितपुर जिलों में पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में पाई जाती हैं।
अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम, आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश के प्रथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको यूपी पुलिस का, आप समझ रहे हैं यूपी पुलिस का क्वेश्चन हुआ, या यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन हुआ, या फिर पीसीएस का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, यहाँ से पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत स्पीड में देख लेते हैं। यूपी का प्रथम राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल आपको पता होगा कि सरोजिनी नायडू जो प्रथम राज्यपाल थी, इसको बताने के लिए बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, आप लोग जानते हैं प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पहले मुख्यमंत्री यूपी कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। यूपी के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया पुलिस में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टर मार्गन, जो स्वतंत्रता से पहले, और विधु भूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले कौन थे? वाल्टर मार्गन, और विधु भूषण जो होता स्वतंत्रता के बाद हुए थे, ठीक है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा गया, राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस विश्वम्भर दयाल। ये यूपी पीसीएस और आरओ में सब में पूछा गया है। तो पहला लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस विश्वम्भर दयाल। यूपी के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मोहम्मद असगर। कौन थे? मोहम्मद असगर। यूपी विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभाल, आज़ादी के बाद जो होते हैं, ठीक है, चंद्रभाल। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारत का जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो बक्सी है, बक्सी तालाब लखनऊ में पड़ता है, ठीक है, बक्सी तालाब लखनऊ में। एशिया का पहला डीएनए बैंक, बहुत बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 4 स्टार का क्वेश्चन है। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ हुआ था? एशिया में सबसे पहला डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में बनाया गया था, याद रखना, बायोटेक पार्क लखनऊ में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य जो था जहां आपातकाल लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1968 में, फरवरी 1968 से 1969 तक लागू था, ठीक है, लगभग 1 साल। आगे देखेंगे, यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री किसे जाना जाता है? तो सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश। और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? कुमारी मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, ठीक है, मायावती जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इतिहास में जो उत्तर प्रदेश में प्रथम हुआ है वहाँ पर देखेंगे, संयुक्त राज्य, जो संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर उस समय जब उत्तर प्रदेश नहीं था, 1950 के बाद उत्तर प्रदेश रखा गया, नहीं तो उसके पास संयुक्त प्रांत इसका नाम था। 1935 से तक लगभग 50 में बना उत्तर प्रदेश बना, 24 जनवरी को। तो अगर प्रथम राज्यपाल पूछा गया तो हरकोर्ट बटलर थे, प्रथम राज्यपाल हरकोर्ट। और आगरा के प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है तो कौन बताएंगे? सर सीटी मेटकॉफ, सर सीटी मेटकॉफ। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर जेम्स जॉन डिग्लेस ला टोचे, ठीक है। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत अली खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहादत अली खान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो बता दें 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में जो था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बनारस अखबार, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बनारस अखबार। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ, ठीक है, वाराणसी में, सारनाथ वाराणसी में बुद्ध का प्रथम उपदेश रखा गया था, उपदेश दिए थे, ठीक है। महाअभिनिष्क्रमण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए और देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ये स्टैटिक्स जीके है, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर जो होता है इसे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में और 88 में चालू हो गया था। उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? तो बता दें रुड़की में, सिविल इंजीनियरिंग 1847 में बना था। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब? 1916। और रुड़की सिविल इंजीनियर जो था 1847 में।
उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन है? सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पहले इसका नाम था थॉमस कॉलेज, ठीक है, आगरा में बनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, पहले इसका नाम था थॉमस कॉलेज, ठीक है, आगरा में स्थापित है, 1854 में इसे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 100 बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय जीबी पंत विद्यालय, ठीक है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये पंतनगर में है, ठीक है, कहाँ पर? पंतनगर, मेरठ। भारत में पहली उर्दू अकेडमी कहाँ? लखनऊ बनाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। भारत में पहली उर्दू एकेडमी लखनऊ में। भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में, किसके नाम पे चलता है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन है? तो बनारस है, रेजिडेंट डेंकन जो होता है 1917 से 91 में बना था। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में रेजिडेंट डेंकन ने किया था, याद रखिएगा। देखिए आधारभूत ढांचे की बात करें तो चले आधारभूत ढांचे की गणना कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो कहाँ? लखनऊ में बनाएगी, लखनऊ मेट्रो। उत्तर प्रदेश का जो था पहला एक्सप्रेस कौन है? यमुना एक्सप्रेस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन है? यमुना एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 34 उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास से, जो हरियाणा से लोहरू के पास से गुजरता हुआ जाता है, हरियाणा के राज्य में जो था लोहारू के पास से जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में बना था। उत्तर प्रदेश में पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रेन कब बना? पहला ट्रेन कब चला था? तो बता दें प्रयागराज से कानपुर तक ले जो था 1859 में चला था। तो रेलवे स्टेशन तभी बना था, कानपुर से बना था, ठीक है, कानपुर रेलवे स्टेशन बना था। और पहली ट्रेन भी जो चली थी वो प्रयागराज से कानपुर 1859 में ही चली गई थी। यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? बक्सी तालाब, ठीक है, अभी बताया ना, बक्सी तालाब कहाँ पड़ता है? लखनऊ में होता है। और एशिया का पहला डीएनए बैंक अभी बता दिए, बायोटेक पार्क लखनऊ में ही है, ठीक है। भारत का पहला वाईफाई स्मारक कौन है? भारत का पहला वाईफाई स्मारक कौन है? तो ताजमहल। कब बनाया गया वाईफाई स्मारक? 2015 में, ठीक है, 2015 में जो होता है वाईफाई स्मारक बनाया गया है, याद रखना 2015 में पहला वाईफाई। यूपी का पहला फिल्म सेंटर कौन है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर जो होता है बनाया गया है अभी जल्दी, ठीक है, पहला सेंटर बनाया गया यहाँ पर यूपी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे, जो होता इन्वायरमेंटल से संबंधित उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है? तो बता दें ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, 2005 में बनाया था। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश का पहला जो था वन्यजीव अभ्यारण्य कौन होगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ये कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट्स करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर कौन है? तो बता दें नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में बनाया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर है नवाब वाजिद अली शाह जो होता लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला यूनेस्को धरोहर कौन सा है? यूनेस्को में जो होता है जिसे धरोहर स्थल शामिल किया गया, तो बता दो आगरे का किला और ताजमहल को शामिल किया गया था, ठीक है। अब चलिए पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के प्रथम बता दें कौन कौन से पुरस्कार उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते के नाम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिक्स जीके यूपी का अगर अच्छे खासे पढ़ लेते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं,
नोट्स करते रहेंगे आप और एक अच्छा नोट्स बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो होता है, उत्तर प्रदेश से पहले जो उत्तर प्रदेश से पहला भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत, 1955 में पहले भारत रत्न मिला था, 1955 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन थी, 1971 में इंदिरा गांधी, 1971 में इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश में पहला पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, अखिल चंद्र मित्रा, अखिल चंद्र मित्रा 1954 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला पद्म श्री पुरस्कार अखिल चंद्र मित्रा 1954 में। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो मोना चंद्रावती गुप्ता 1965, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली मोना चंद्रावती गुप्ता है, जो 1965 में प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश में पहला पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे, जो पद्म भूषण प्राप्त किए थे, अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त, यस नारायण, ये 3 लोग जो होते हैं, 4 लोग प्राप्त किए थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पद्म भूषण जो होता है सम्मानित रामेश्वरी नेहरू 1955 में। पहला उत्तर प्रदेश का पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला गया था, ये कई बार पूछा गया है, तो आपको बताते विजय लक्ष्मी पंडित को 1962 में दिया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित 1962 में दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला वकील कौन थी उत्तर प्रदेश की, तो कार्नेलिया सोराबजी, ठीक है। और प्रथम ग्रामीण बैंक का स्थापित हुआ था मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 में, जो था प्रथम पहला ग्रामीण बैंक का स्थापित किया गया था मुरादाबाद और गोरखपुर में, बात करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, देखिए चलते हैं विश्व धरोहर की बात करते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर की बात, जो यूनेस्को में शामिल किया गया विश्व धरोहर, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो होता है यूनेस्को जिसे कहा जाता है, ये विश्व भर में मानवता उत्कृष्ट माने जाने वाली संस्कृति और प्राकृतिक विरासत की पहचान करता और सुरक्षा करता, उसका संरक्षण और प्रोत्साहन करना चाहता है, ठीक है। 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक संरक्षण से कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की संधि हुई थी, ठीक है। स्थलों में जो था विश्व के धरोहर दर्जा तभी मिलता है जब अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य हो उसका। 10 चयन आधारित मानदंड रखे गए हैं। वर्तमान में भारत के 42 जो होते, याद रखना 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं आपके, और 34 सांस्कृतिक और 7 आपके प्राकृतिक है, एक मिश्रित स्थल शामिल है, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में 42 जो होता है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 34 जो होता सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल किया गया है। आपको बता दें मिश्रित स्थल की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में एक मिश्रित स्थल है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से रखा जाता है। एपीसीएस का क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में पाया जाता है, एक जो होता है मिश्रित स्थल भी माना जाता है और प्राकृतिक स्थल भी माना जाता है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, इसलिए जो होता है कंचनजंगा। 1983 में जो होता है भारत के 4 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कौन कौन था, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा के किला और ताजमहल को जो होता पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं देख लेते हैं, पहले हम कौन सा विश्व धरोहर यूनेस्को में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जैसे पहला आगरा का किला देख लेते हैं, आगरा का किला, ताजमहल नहीं आगरा का किला। आगरा के किला कहाँ है तो बता दें, यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा किला, इस जिसे हम लाल किला या फोर्ट रूज भी कहते हैं या किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा में घूमने की लोकप्रिय जगहों में से ये एक है। इसका निर्माण जो कौन किया था, मुगल सम्राट अकबर 1555 में जो किया था, बादलगढ़ के अवशेषों पर कराया था, ठीक है। 1983 में इसको जो था यूनेस्को धरोहर की दर्जा मिला था आगरा के किला को, ठीक है। 1983 में यूनेस्को
द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसे। फिर इसके बाद आता है ताजमहल। देखिए ताजमहल तो बहुत विख्यात है, ठीक है, प्रेम के प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे ताजमहल जो होता है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, ठीक है, जितना लंबा है उतना चौड़ा भी बनाया गया है इस ताजमहल को। तो इसको बता दें, ये भी 83 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रमुख नमूना है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रमुख नमूना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था, अपनी पत्नी जो थी मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक है, मुमताज महल की याद में इसे ताजमहल बनाया था। इसका निर्माण कार्य जो होता है 1632 में शुरू हुआ और 1648 में जो होता पूरा हुआ था। देखेंगे 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि ताजमहल किसने, वास्तुकार कौन था ताजमहल का? उस्ताद अहमद लाहौरी जो ताजमहल का वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार था, ठीक है, मुख्य वास्तुकार था। आगे देखेंगे फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी, ये 1986 में जो था विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है, 1986 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य का आगरा जिले में स्थित है, ठीक है, आगरा जिला में है। फतेहपुर सीकरी जो था विजय का शहर कहा जाता है, इसे विजय का शहर कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपनी राजधानी इसको बनाया गया था। 1571 1573 बीच में इसका निर्माण कराया गया था। 1571 से 1573 के बीच में जो होता है इसका निर्माण कराया गया था फतेहपुर सीकरी का अकबर के द्वारा। फिर चलेंगे प्राचीन बौद्ध स्थल वाराणसी में सारनाथ की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे? सारनाथ। चलिए देखिए ये सारनाथ आप देख सकते हैं, घूमने गए होंगे बनारस तो सारनाथ देख लीजिएगा। ये गंगा वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। किस पे? गंगा वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। किसके नदी पर? गंगा और वरुणा नदी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वरुणा नदी पर कौन सा जो होता है जिला उत्तर प्रदेश का बसा है, तो वाराणसी, अर्थात आप कहेंगे सारनाथ वाराणसी, ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, जो एक प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल है। देखिए यहीं पर आकर के भगवान बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था। ये बुद्ध गया ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश जो होता है 5 शिष्यों को दिया था, ठीक है। 1988 में जो होता है इसे 1988 में इसे अस्थाई जो था शामिल किया गया था, जिसमें 2 समूह भी शामिल इसमें हैं, ठीक है, 1988 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक शहर वाराणसी प्रतिष्ठित नदी तट पर। देखें वाराणसी जो होता है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो होता है संसदीय क्षेत्र भी है, ठीक है, वाराणसी। ये इसे कहा जाता है धार्मिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी से, ठीक है, वाराणसी को धार्मिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पवित्र शहर वाराणसी दुनिया का सबसे पवित्र जीवित शहरों में से एक है। ये गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर तटवर्ती घाटों को 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में जोड़ा है। इसे अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सूची में। हालांकि कुल मिलाकर वाराणसी में बता दें तो 88 घाट हैं, 80 घाट, दशमेघ घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, जो आदि जो होता केशव घाट वाराणसी में नमूने घूमने के प्रमुख स्थान है। ये घाटों पर आप घूम सकते हैं। कुल 88 घाट हैं यहाँ पर, ठीक है। हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पाया जाता है। कुल 88 घाटे याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रतिष्ठित ब्रोकडी साड़ी जो होती है बनारसी साड़ी के नाम से जानी जाती है, जो विरासत में वर्तमान में काफ़ी हद तक बरकरार रही है। बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी जो होता है मूल घरों में सक्रिय करगुन जो होता है लोग पहनते हैं। बनारसी साड़ी पूरे विश्व में विख्यात मानी जाती है। लगभग डिजाइन और रूपांकन वास्तुकला के लिए गई है। बुनकरों ने बनारस शहर की लगभग 25% आबादी जो होता है, जो 300 से 1000 वर्षों के बीच शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बनारसी साड़ी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान जो होते हैं कौन है, थोड़ा से तो आपको बता दें भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, वाराणसी में ही यहाँ पर है। और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का चौका घाट वाराणसी में होता है। ये उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं जो मुख्य इम्पोर्टेंट संस्थान है। और भी देख लेते हैं संस्थान कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के संस्थान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यूपीपी के लिए और हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो होता है कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, ठीक है, इज्जतनगर बरेली में है। चिकित्सा पशु चिकित्सा अनुसंधान। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान आरओ में पूछा गया था, 11 फरवरी का जो पेपर हुआ तो वहाँ पूछा गया था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी पूछा गया है। डिजाइन और मानक अनुसंधान, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा संस्थान, औद्योगिकी विश्व अनुसंधान, और जो होता है राष्ट्रीय मछली अनुवांशिकी संस्थान और केंद्रीय औषधि संस्थान, ये सभी के सभी जो होते हैं लखनऊ में है। सबके सब यहाँ लखनऊ में है, याद रखना ये सब के सब लखनऊ में है। जितना बताएं कौन कौन, गन्ना संस्थान, उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान, डिजाइन मानक संगठन अनुसंधान, बीरबल साहनी पुनरावृत्ति विज्ञान संस्थान, केंद्रीय औषधि संस्थान सुगंधित, औद्योगिकी विश्व अनुसंधान, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिकी ब्यूरो और केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये सब के सब लखनऊ में है। याद रखना, सबको लिख लेंगे। और भी लखनऊ में एक है केंद्रीय औषधि अनुसंधान के अलावा जो होता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है, ठीक है। अगला भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन अनुसंधान, ये कहाँ पर, हापुड़ में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हापुड़ में है। चलिए ये अब देख लेंगे। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश की जो होता कुछ इतिहास के बारे में जो होता है चर्चा करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राचीन इतिहास है क्या। तो प्राचीन इतिहास की चर्चा जो होता है आप पार्ट नंबर 3 में जो होता है स्टैटिक जीके में मिल जाएगा कल, ठीक है। आज यहीं पर समाप्त किया जाता है, थोड़ा सा और क्लास लेना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोट्स अपना बनाइएगा, अच्छा नोट्स बनाइएगा उत्तर प्रदेश जीके का, और सारे नोट्स बना लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में जो होता अच्छा आप फोकस कर सकते हैं और अच्छे नंबर इसे गेन कर सकते हैं।